देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन जिसका नाम है हरियाणा चौपाल। आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने गरीबों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे पोर्टल का शुभारंभ किया जिससे कि अब कोई भी बीमार गरीब आर्थिक सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री ने राहत कोष से आर्थिक सहायता के लिए पोर्टल लॉन्च किया जिससे कि बीमार लोग पोर्टल के जरिए आर्थिक सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता के अंतर्गत 22 और गंभीर बीमारियों को भी शामिल किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022 पर प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने डॉक्टर कादियान के निलंबन, लाल डोरा के संबंध में और ऑपरेशन गंगा पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए। हम बांटने का काम नहीं कर रहे हैं, हम तो ये स्थितियां बिगड़े नहीं, वो ठीक बनी रहे, सौहार्द भाईचारा बना रहे, इसके लिए बिल्कुल आए हैं। क्योंकि पिछले काफ़ी समय की घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसके अंदर धोखे से, विवाह का लालच दे करके, पैसे से विदेश भेजने की बातें, बिजनेस व्यवसाय कराने की बातें, ये घटनाएं घट रही हैं और उसके कई प्रमाण भी हैं, उसके कई एफआईआर भी लिखी गई हैं। तो वो सारी घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद उन झगड़ों में से जब परिवार के लोग सहमत नहीं होते तो उनके अपने झगड़े होते हैं और बहुत से लड़के लड़कियां जब घर से भागते हैं और वो धर्म परिवर्तन के नाम से भी उसमें से कई चीज़ें आती हैं। और ये केवल घटना हरियाणा में हो रही है ऐसा नहीं है, देश के अन्य बहुत से प्रांतों ने भी इसको महसूस किया। उन प्रांतों में भी ये बिल बने हैं, आज नहीं बने हैं, आज से कहीं 5 वर्ष पहले, कहीं 2 वर्ष पहले, कहीं 3 वर्ष पहले कई प्रांतों में बने हैं। और जब इस विषय का हमें ध्यान में आया कि ये बहुत एक भयानक एक ट्रेंड शुरू हो गया है, इसकी घटनाएं यमुनानगर में घटी, इसकी घटनाएं पानीपत में घटी, इस प्रकार की घटनाएं गुड़गांव में यानी मेवात में घट रही हैं, नूह में, तो ये घटनाएं प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं। इसमें धर्म परिवर्तन करना या ना करना विषय वो नहीं है, अनैतिक तौर पे नहीं होना चाहिए। बिल पेश किया गया जो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2022, उसके पेश करने पर हमारे विपक्षी मित्रों ने उस पर कुछ ऐतराज़ किया। और ऐतराज़ करें तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसी घटना वहाँ घटी जो वास्तव में विधानसभा की मर्यादा के खिलाफ ही होती है। हमें ध्यान होगा कि पिछली बार भी एक इसी प्रकार की घटना घटी थी, तो उस समय भी अध्यक्ष महोदय ने एक सख्त निर्णय लिया था। आज भी उन्होंने एक मौका दिया था, हमारे विपक्षी जो नेता उस समय थे कादियान जी, रघुवीर कादियान जी, तो उनको कहा कि अगर इसमें अभी भी वो खेद प्रकट कर लें, क्योंकि एक नियम है सदन का कि कोई भी पटल पर रखा हुआ कागज़, पत्र, डॉक्यूमेंट, उसको फाड़ा नहीं जा सकता। अब जब ये ध्यान में आया विषय, तो स्वामित्व योजना अब तो देश ने, प्रधानमंत्री जी ने इसको स्वीकार करके सारे देश में लागू किया, क्योंकि जिसकी जो ज़मीन है उसका कोई आज रिकॉर्ड नहीं है। आज तो पंचायत को ग्राम सभा में ये बताना पड़ता है कि ये ज़मीन इस मालिक की है और उसकी मैपिंग वो हमने ड्रोन से कराई है, बाकायदा उसके निशान लगाए जाते हैं, निशान लगाने के बाद ड्रोन से उसको नपाई होती है, फिर उसकी मेजरमेंट होती है, फिर उसका स्टेटमेंट होता है कि कितने ज़मीन तुम्हारी एरिया कितना है, उसको मिलान करने के बाद फिर ग्राम पंचायत को बताया जाता है कि इसकी ये, उसके बाद फिर कोई आपत्ति अगर आती है तो आपत्ति को ठीक किया जाता है। फिर भी किसी को आपत्ति होती है तो डिप्टी कमिश्नर इसकी अपीलिंग अथॉरिटी है और डिप्टी कमिश्नर को 1 महीने में उसका निर्णय करना पड़ता है। देखिए, कुछ तो कुल छात्रों की संख्या इसमें भी बीच में थोड़ा बदलाव हो रहा है। जो 1785 से शुरू हुआ था, 1815 की संख्या कुल छात्र, अभी तक उनमें से कुल 1014 लोग ये भारत वापस आ चुके हैं। अभी यूक्रेन के विभिन्न शहरों में भी 123 अभी वहाँ फंसे हैं। 599 ऐसे हैं जो बॉर्डर देशों में पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया पहुँच चुके हैं। और अभी इसमें 59 ऐसे हैं जिनके साथ अभी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। 20 ऐसे हैं जो चले। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश को निरंतर प्रगति पथ पर गतिमान रखने वाले ऊर्जावान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में प्रदेश और प्रदेश के नागरिक समृद्ध हो, ऐसी कामना करता हूं। भगवान से आपके दीर्घायु होने की प्रार्थना करता हूं।
आपको बता दें आज एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है, जिसे लेकर सभी बड़े दिग्गज नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। घरौड़ा की तहसील कार्यालय में अंत्योदय मेला आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के 18 स्टॉल लगाए गए। मेले में कई लाभार्थियों ने भाग लिया और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन किया। सभी विभागों के अधिकारियों से लोगों को दी जा रही योजनाओं और उनकी प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी ली। मीडिया से बातचीत करते हुए अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अनूठी सोच के कारण अंत्योदय मेले लगाए जा रहे, जिससे कि जनता को विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। सिरसा के कालावाली गर्ल्स स्कूल में आज दूसरे अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। नोडल अधिकारी एसडीएम कालावाली उदय सिंह ने निरीक्षण किया और विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का एक एक कर निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों से विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर पूर्व विधायक सरदार बलकौर सिंह, सचिव नगर पालिका विक्रमजीत सिंह और अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। ये जो है सरकार की तरफ से जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला के तहत जो गरीब परिवार हैं उनके जो उत्थान के लिए जो कार्यक्रम है, ये मेला कार्यक्रम, और इसमें हमारे पास इस राउंड में 267 फैमिलीज को पुशअप किया गया है और हमारी कोशिश है हम हर फैमिली तक हमारी टीम पहुंची है और पूरा प्रशासन ये और सरकार ये चाहती है और हम लोगों ने मेहनत करके ये सभी लोग आएँ और सरकार की जो योजना है जिसके वो एलिजिबल हैं उसका वो फ़ायदा उठाएं और उन गरीबों का उत्थान हो। और हमने यहाँ पे दूसरा कोई अगर किसी की डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत है, किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाना है उसका, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे अपनी टीम बिठा रखी है अपने प्रशासन की तरफ से, तहसील की तरफ से। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स भी उसका यहाँ पे प्रिपेयर हो जाए और वो अगर एलिजिबल है तो वो वंचित ना हो उस योजना से जिसके लिए वो एलिजिबल है। ऐसा प्रयास जो सरकार का और इसी प्रयास को हमारे प्रशासन की तरफ से इसको बढ़ाया जा रहा है। इस बार मेले में कितने लोगों की सूची तरफ की है? 267 जो हमारे बेनिफिशरीज की जो हमारे पास लिस्ट है और हम सबको हमने सूचना दे दी है और उसमें से बहुत सा लगभग लोग आ रहे हैं और शाम तक उम्मीद है कि सभी आएंगे और जो योजना है सरकार की उनका फ़ायदा। ये बहुत अच्छी और सरकार की बहुत बढ़िया स्कीम है जो कि आम लोगों के लिए एक रोज़गार मुहैया करवाती है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला जो हमारे यहाँ कालावाली में लगा है, पहले भी लगा था, तो ये सभी लोगों के लिए बहुत राहत की बात है कि जो भी काम लोग करना चाहते हैं, जहाँ पहले एक्सपर्ट हैं, जहाँ कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो इस मेले में आके आप फार्म भर सकते हैं। उनको सरकार की तरफ से सहायता, बैंक की तरफ से सहायता, वो सरकार की जिम्मेवारी है भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप पूरे करोगे वो आपको सहायता देंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गोहाना जुलाना रोड से गुजरने वाले निर्माणाधीन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे पर एग्जिट पॉइंट के बारे में जानकारी दी कि उन्होंने पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की थी, जिसमें प्रदेश के कई प्रोजेक्ट्स को लेकर मंत्रणा की थी। उनमें एक्सप्रेस वे पर एग्जिट वे पॉइंट बनाने को लेकर भी चर्चा की गई थी, जिसमें उनका सकारात्मक रुख रहा। उन्होंने उक्त प्रश्न से संबंधित सदन के सदस्य को आश्वस्त किया कि अगर जरूरत पड़ी तो कनेक्टिंग रोड भी बनाया जाएगा और मजबूतीकरण भी किया जाएगा। माननीय सदस्य ने जो बात रखी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के ऊपर नया एंट्री एग्जिट पॉइंट की बात है। हमने पिछले दिनों भी माननीय नितिन गडकरी जी जो इस विभाग के मंत्री हैं उनके साथ बैठक करी थी। हरियाणा प्रदेश में जितने भी नेशनल हाईवेज इस एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे को क्रॉस कर रहे हैं उन तमाम पर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स आज भी अवेलेबल हैं। जहां इस स्पेसिफिक पॉइंट की बात आती है जो हमारे गोहाना से जुलाना रोड जाता है वो स्टेट हाईवे
और उसके ऊपर आज के दिन 13 किलोमीटर एक तरफ और लगभग 15 किलोमीटर एक तरफ पे एग्जिट नंबर 35 पे और एग्जिट नंबर 55 पे ऑलरेडी एंट्री एग्जिट पॉइंट है। जरूर आने वाले भविष्य में हमें अगर वहाँ पर ट्रैफिक डेंसिटी को देखते हुए ज़रूरत पड़ेगी तो जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उसको हम एक्सपैंड भी करेंगे, स्ट्रेंथन भी करेंगे कि किसी नागरिक को अगर इस एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे पे जाना है तो वो अपना 13 किलोमीटर का सफ़र जल्द से जल्द पूरा करे। आज के दिन जिस सड़क की इन्हें स्पेसिफिकली बात करी उसकी कंडीशन जो है वो हम विद इन 1 वीक चेक। रूस की तरफ से किए गए हमले के बारे में यूक्रेन में लगातार बिगड़ रहे हालातों के बीच आखिरकार दादरी जिले के करीब 1 दर्जन विद्यार्थी पोलैंड होते हुए सकुशल अपने घर पहुंच गए। देर रात को फ्लाइट में बैठने की सूचना के बाद अभिभावक अपने बच्चों को लेने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। कुछ अभिभावक दादरी पहुंचते ही अपने बच्चों को लेकर सबसे पहले दादरी के रेस्ट हाउस हनुमान मंदिर में पहुंचे और भगवान के सामने प्रसाद चढ़ाया। वहीं युद्ध भूमि से लौटे लाडलों को सकुशल अपने सामने देख अभिभावक भी भावुक नजर आए। सब मतलब समस्याएं बहुत थी, लेकिन हम टाइम से वहाँ से निकल गए हमारे शहर से और ट्रेन से हम आए लवीव तक। फिर हमें पोलैंड बॉर्डर पे इंडियन एम्बेसी मिल गई थी हमारा, फिर उन्होंने हमें फ्लाइट कराई और हम यहाँ तक आ गए थे। हमें पोलैंड बॉर्डर से भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। वहाँ से हमें यहाँ आगे नहीं हमें पोलैंड बॉर्डर पे इमिग्रेशन में कोई दिक्कत हुई, नहीं आगे वो हमारे लिए बस लेके खड़े थे। हमें एयरपोर्ट जिस शहर में था उसमें ले जाया गया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। अंबाला शहर की विमेन आईटीआई में प्रिंसिपल के व्यवहार को लेकर छात्राओं ने क्लास से बाहर आकर जमकर हंगामा किया। स्टूडेंट ने प्रिंसिपल पर प्रताड़ित करने और डबल मीनिंग बात करने के आरोप जड़ते हुए काफी देर तक नारेबाजी भी की। छात्राओं ने मीडिया को बताया कि प्रिंसिपल का रवैया स्टाफ और छात्रों के प्रति व्यवहारिक नहीं है। उनके दुर्व्यवहार के चलते एक इंस्ट्रक्टर द्वारा फिनाइल पीने से उन्हें एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा गया था, लिहाजा प्रिंसिपल को सस्पेंड किया जाए। सर हम इस वजह से धरने पे बैठे हैं क्योंकि ना प्रिंसिपल सर सब टीचर्स को टॉर्चर करते हैं। उनकी वजह से एक सर हैं नितिन सर, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो चुकी है और वो डिप्रेशन में चले गए हैं। अगर वो कुछ कर लेते तो क्या होता, उनकी फैमिली भी है सर। तो आप लोग धरने पर बैठे हो, अब मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है कि हम प्रिंसिपल सर को हटाना चाहते हैं, तो उनको सस्पेंड करना चाहिए। यहाँ से हर रोज कोई ना कोई टीचर रोके ही जाता है। क्या नाम है प्रिंसिपल का? भूपेंद्र पाल। जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल के खिलाफ, क्या वजह? सुनीता खन्ना यहाँ पे वर्ग अनुदेशक हूँ और यहाँ पे स्टाफ और प्रिंसिपल के बीच जो भी झगड़ा है, स्टाफ की ये कंप्लेंट है कि प्रिंसिपल हमसे डबल मीनिंग बातें करते हैं। हम उनके कहने के ज़रा सा भी खिलाफ जाए, जैसा कि कोई गलत दबाव में परचेजिंग होती है, सामान खरीदते हैं, हमसे गलत साइन करवा के कहते हैं इसको रिसीव करो। अगर हम ऐसी रिसीविंग करते हैं तो हम फंसते हैं, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन करके कहते हैं कि हमने तो आपको ठीक सामान दिया था। ये स्टाफ की प्रॉब्लम है कि गाली गलौज करके भी बात करते हैं। कल भी मेरे सामने ये बात हुई थी, स्टाफ ने ये सब सर को सामने ही बोला था 10 बंदों के बीच में कि आप हमें गाली गलौज देके करके बात करते हो। और जिस वजह से सारा स्टाफ परेशान होकर, आज स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं, एक हमारा नितिन कुमार यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है जिसकी हालत अब काफ़ी ख़राब है, उसको देख के सब लोग इतने रोष में है कि हम सभी अकेले में मेंटल टॉर्चर हो रहे हैं, जिस वजह से सारा स्टाफ भी परेशान है, बच्चे भी परेशान हैं और यही कह रहे हैं कि भी जैसे वो मेंटल टॉर्चर हुआ है ऐसे हम भी मेंटल टॉर्चर हो रहे हैं। यही सबकी प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये जो सारा रोष है बच्चों के बीच भी, स्टाफ के बीच भी। तो मैम बच्चों के साथ आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं?
बच्चों के साथ प्रोटेस्ट नहीं, हम जहाँ वर्ग अनुदेशक की बात है, मैं संजय वर्मा, मैं सुनीता खन्ना, संजय वर्मा और कृष्ण जी, यहाँ 3 वर्ग अनुदेशक हैं। तीनों वर्ग अनुदेशकों के साथ ये समस्या है कि स्टाफ कहता है हम नहीं कहना मानते। क्यों नहीं मानते? कि अगर प्रिंसिपल 12:30 बजे आता है, हम 9:05 पे आते हैं तो हमारी छुट्टी कट जाती है, जबकि सारा स्टाफ 9 से 5 हाजिर होता है। अगर किसी को एक दिन 9:05 पे हाजिर हुआ तो उसकी हाफ डे छुट्टी कट जाती है। प्रिंसिपल रोज़ 12:30 बजे आते हैं, अक्सर 12:30 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं। तो वो कहते हैं जब उनके लिए आप सीनियर होकर एक्शन नहीं ले सकते तो हमारे लिए क्यों आप बोलते हो? अब हमारे लिए ये समस्या होगी कि हम अगर स्टाफ के पास जाते हैं, स्टाफ हमारी नहीं सुनता, प्रिंसिपल के पास जाके हम कह नहीं सकते कि सर आप बॉस हो, आप क्यों लेट आते हो। ये हम गुहला चीका में नशा मुक्त अभियान पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनशक्ति मंच के अध्यक्ष सुरेंद्र बंसल ने कहा कि गुहला चीका के बॉर्डर एरिया में लगातार बढ़ रहे नशे पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता और पुलिस के सहयोग से और जागरूकता अभियान के माध्यम से ही क्षेत्र के नशे को दूर किया जा सकता है। बंसल ने कहा कि जब तक जनता का सहयोग पुलिस प्रशासन को नहीं मिलेगा तब तक नशे को खत्म करना नामुमकिन होगा। बच्चों से ही उम्मीद करेंगे कि बच्चे अपने परिवार से मिलें, भैया और अपने परिवार को कहें कि अगर आप नशा करोगे तो हमारे ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, तो आप इस नशे से दूर रहें। और इसके नशे के संबंध में अगर उसका परिवार नशेड़ी है तो उसका साथ में चाचा, ताऊ, भाई और भी बहुत कुछ है, उनसे इस बारे में संपर्क करें कि मेरा परिवार इस तरफ जा रहा है तो मेरे परिवार को बचाओ। अगर बच्चे इस प्रकार से करेंगे तो एक दिन भारत नशा मुक्त हो सकता है। स्टेटां विच सन पंजाब दा एक एरिया जिथे असीं अखबारां दे विच पढ़ रहे सी कि स्कूलां विच जा रहे नौजवान, कालजां यूनीवर्सिटियां विच जा रहियां नौजवान भैणां ਉਹ इस नशे की दलदल विच बड़ी बुरी तरह फसियां होईयां सन। इसका कारण की है? इसका कारण एक ही है कि उन्हां नूं समझाउण वाले नहीं मिले, उन्हां नूं इस तो दूर करने वाले पहला नहीं मिले। कोरोना काल के बाद टोहाना के जमालपुर स्टेशन पर करीब 2 साल से रेलगाड़ियों का ठहराव न होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन सांसद सुनीता दुग्गल, हरियाणा उपक्रम ब्यूरो चेयरमैन सुभाष बराला आमजन के प्रयास के चलते ही गाड़ियों का ठहराव होना शुरू हो गया है। शनिवार को जमालपुर स्टेशन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सांसद सुनीता दुग्गल और हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान सभी का रेलगाड़ियों के ठहराव में सहयोग करने पर आभार जताया गया। कोरोना कार्यकाल के बाद कोरोना के कारण से ट्रेनों का जो आवागमन था वो पूरे देश के अंदर बाधित हुआ था और हमारा जो हिसार बुरी लुधियाना का जो रेलवे ट्रैक है इसके ऊपर भी रेलवे का आवागमन बाधित हुआ था, उसके कारण से रुका था। लेकिन अब कोरोना के बाद जब से ट्रेनें चलने लगी है, बुरी और हिसार के बीच में खास करके जो ट्रेन चली उसका स्टॉपेज जमालपुर में नहीं था। यहाँ के स्थानीय नागरिकों की और जो व्यापारी हैं यहाँ के व्यापार मंडल के माध्यम से उनकी काफ़ी दिन से डिमांड थी कि यहाँ पर आज स्टॉपेज होना चाहिए, तो आज उसका विधिवत स्टॉपेज यहाँ पर शुरू हुआ है। और यहाँ पर आज आम नागरिक के साथ साथ आसपास के जितने भी व्यापार संगठनों से जुड़े लोग थे उनकी उपस्थिति में और हमारी सिरसा लोकसभा की सांसद सुनीता दुग्गल ऐसे सब लोगों की उपस्थिति। फतेहाबाद में दोपहर बाद भूना रोड पर खड़े एक कैंटर का 20,000 रुपए का चालान कटने पर बवाल हो गया। कैंटर यूनियन के लोगों ने चालान कटने आई आरटीओ की गाड़ी को घेर लिया। सूचना पाकर मौके पर सिटी थाना प्रभारी सुरेंद्र पहुंचे। लोगों ने आरोप लगाया कि गलत तरीके से खड़ी गाड़ी का चालान काटा गया और जिस अधिकारी के साइन चालान पर है वो मौके पर मौजूद ही नहीं है। उन्होंने लूट के आरोप जड़े और इसके बाद सभी लोग डीसी के पास रवाना हो गए। एक मिनट
से लोगों की गाड़ियाँ खड़ी है, ये गाड़ी भी खड़ी है, 1 महीना ये इसका टैक्स लेट है। ये टैक्स यही होता है 35-36 रुपये। अगर हम नहीं भरते ना तो सिर्फ पेनल्टी लगती है और कुछ नहीं होता। अगर हम दूसरी स्टेट पे जाते हैं ना तब भी हमारे को कोई कुछ नहीं होता, हमारा परमिट नहीं होता ना, तब हमारे को कोई चलान करता है। टैक्स नहीं भरा 35-36 रुपये सिर्फ, उसकी हमारे को 30 रुपये या 20 रुपये है ना पर डे पेनल्टी लगती रहती है। अब ये पासिंग होती तो हमारी पासिंग जब होती ना तो वो टैक्स भर के ही पासिंग होती, नहीं तो नहीं होती। ठीक है, आज से ये जो नया RTO है ना, इन्होंने ना पता क्या सुबह से लेकर शाम तक ना रोड मचा रखी है। ये इनको टारगेट है भाई इतने तो चलान काटने हैं और इतने मेरी जेब में पैसे चाहिए। ये खुद ड्यूटी नहीं करता, इसने चेले चपटे भेज रखे हैं। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला सहित जेजेपी कार्यकारिणी के सदस्यों की विशेष बैठक शुरू हुई। जेजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मंच पर सैकड़ों महिला और पुरुष कार्यकर्ता BPS प्लेनेटेरियम में मौजूद रहे। वहीं इस बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देंगे। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।